तो हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पेपर 1 की। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 100 क्वेश्चन देखेंगे यार। और मैं एक चीज़ बोल दूँ कि ये जो पेपर था थोड़ा सा आसान बोल सकते हैं, तो कट ऑफ हमारे पास जो जा सकता है वो 100+ जा सकता है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस थे 2023 कंपेयर में वो थोड़े से आसान थे और थोड़े से लेस लेंदी थे, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो थे वो आए थे, लेकिन वहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशंस देखेंगे, सॉल्यूशंस को अच्छे से देखेंगे, एकदम है ना, एकदम आसानी से क्लियर हो जाए उस तरीके से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने ये टॉपिक वाइज नहीं कर रहा हूँ, पूरा पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये गलत है भाई, बिकॉज सपोज करो ये एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये अर्थ हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, तो सपोज करो बाहर से जो रेज आ रहे हैं वो सोलर रेडिएशन छोटे छोटे हैं, तो ये हमारे पास इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेव होते हैं, है ना, हाई एनर्जी वाला होता है, तो ये उतना हीट नहीं करते जितना हमारे पास लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जमीन से निकलते हैं वो हमारे पास हीट करते हैं। सो द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। Carbon dioxide and other greenhouse gas in the atmosphere are good absorber of the long wave radiation। बिल्कुल सही बात है यार, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है यहाँ पे, है ना, ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो हमारे पास इनकम आउटगोइंग सोलर आउटगोइंग जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनका एब्जॉर्बर है, इसलिए तो वो हीट ज़्यादा कर रहे हैं। सो दिस इज करेक्ट। सो एक चीज़ और समझाता हूँ भाई, जैसे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना भाई, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा डी। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सोचने की जरूरत नहीं है बाकी सब चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रोपोस्फियर जो थिकनेस है, ये अर्थ हो गया, सपोज कर ट्रोपोस्फियर का ये हमने बताया, तो थिकनेस जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, थिकनेस विल बी मोर एट इक्वेटर एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा होगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कारण क्या बोला है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स हैं हमारे पास इक्वेटर में, जिसकी वजह से ज़्यादा ऊपर तक चले जाते हैं हीट, इसलिए हमारे पास जो ट्रोपोस्फियर होता है वो ज़्यादा हाइट पे होता है यार यहाँ पे इक्वेटर्स पे। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनिंग, और इस स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, इनमें से क्या क्या वोल्केनिक इरप्शन के बाद निकलेगा ये हमसे पूछा गया है। तो क्या पायरोक्लास्टिक डेब्रिज निकलता है, बच्चे को पता है यार, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज निकलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं यहाँ पे एंड डिस्ट्रक्टिव होते हैं वोल्केनिक इरप्शंस के। एस एंड डस्ट तो निकलता ही निकलता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। इसमें हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, मरकरी, ये सब निकलता है। सल्फर कंपाउंड्स भी निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फाइड्स निकलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे चारों के चारों चीज़ें जो है ना वोल्केनिक इरप्शंस में निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी मंथ में जो आइसोथर्मल मैप है उसका करंट इन्फ्रेंस हमको बताना है। द आइसोथर्म डिविएट टुवर्ड द नॉर्थ ओवर द पैसिफिक ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिकॉज जो आइसोथर्म्स होते हैं, आप एक तरह से अनुमान लगा लो। सपोज करो मैं एक चीज़ सुनाता हूँ, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारे पास पूरा एशिया है, मतलब अफ्रीका है। साउथ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, थोड़ा छोटा करता हूँ, तो इसमें है ना, अगर इसमें यहाँ पे सपोज करो कि, ठीक है, ये हमारे पास एक आइसोथर्म है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, पानी का टेम्परेचर क्या होगा जनवरी के अंदर, पानी का टेम्परेचर कम होगा भाई, लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पानी का टेम्परेचर कम रहेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज जो टेम्परेचर यहाँ पे है वो ऐसा टेम्परेचर है ना, क्योंकि लैंड जल्दी क्या हो जाता है ठंडे, सॉरी, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बिकॉज जो लैंड है वो जल्दी ठंडे हो जाता है, तो ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, एंड यहाँ पे जो कम टेम्परेचर है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डेविएट कहाँ हो जाएंगे, टुवर्ड द नॉर्थ, पहला कॉन्सेप्ट है। सो ये पहला स्टेटमेंट सही है भाई कि दे डेविएट टुवर्ड द नॉर्थ। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट्स मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखो भाई, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है
वो हमारे पास कैसे बनता है, गल्फ स्ट्रीम से बनता है एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से बनता है, बिल्कुल सही बात है। बट दिस आर नॉट कोल्ड, मतलब जो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, वो इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं भाई, ठंडा नहीं करते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दी गोल्ड वाटर करंट, एंड जो गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म करंट होता है, एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है ये भी वार्म होता है, वार्म करंट है। सो इट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बैंड टूवर्ड दी नॉर्थ। देखो यहाँ पे ये इसको जो था, यहाँ पे हमारे पास कौन से ड्रिफ्ट हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास गल्फ स्ट्रीम है जो कि एक वार्म करंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए क्या होता है, इस प्रकार से डेविएट करता है भाई हमारे पास नॉर्थ की तरफ आइसोथर्म, ठीक है। सो इट मेक्स दी जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये क्या होते हैं, ये वार्म करंट होते हैं भाई। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, है ना। कोल्ड करंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, ऊपर से आता है लेब्राडोर करंट, ठीक है, इधर साइड होता है कैनरी करंट। तो हमको नहीं बोला गया है जो हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना, वो कोल्ड नहीं होता, ये वार्म हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड गल्फ स्ट्रीम। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, सेकेंड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा A1 ओनली। ये देखो भाई, ये जो कैनरी करंट है, सॉरी गल्फ स्ट्रीम है, वो क्या है, हमारे पास वार्म करंट है। ये नॉर्थ इक्वेटरल करंट या फिर जो हमारे पास बोल सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक वार्मर करंट है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक, ये जो है ये अटलांटिक ओशन में क्या कर दे रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को वार्म कर दे रहे हैं भाई, नॉट कूल्ड, है ना। और जो आइसोथर्म्स हैं भाई, है ना, वो आइसोथर्म्स किसी तरफ बैंड हो रहे हैं, देखो नॉर्थ की तरफ बैंड हो रहे हैं। ये जनवरी का आइसोथर्म है, बिकॉज 10 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे होगा, 10 डिग्री ये टेम्परेचर जो लैंड का कम रहेगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर कम वाला रहेगा वो थोड़ा ऊपर में रहेगा, बिकॉज पानी जो है वो धीरे से ठंडा होता है, धीरे से गर्म होता है एज कम्पेयर टू लैंड। जो यहाँ पे कड़ाके की ठंड रहेगी वो यहाँ पे कड़ाके की ठंड रहेगी। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है तो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसी लेवल पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज पानी जो है कम धीरे से गर्म होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है भाई। सो दे बैंड टूवर्ड द नॉर्थ, जनवरी में जो आइसोथर्म्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, दे बैंड टूवर्ड द नॉर्थ। ये जनवरी का आइसोथर्म का डायग्राम है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन फॉर द 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जनरली जो कोका होता है, लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये वेस्ट, हमारे पास वेस्ट अफ्रीका के नेशंस होते हैं, है ना। ये हमारे पास अफ्रीका हो गया, तो ये ईस्ट अफ्रीका हो गया, ये वेस्ट अफ्रीका हो गया। तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, आइवरी कोस्ट जो है, जो घाना है वो, नाइजीरिया हो गया, कैमरून हो गया। एंड 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर स्टेट्स आर व्हाट, आइवरी कोस्ट, जिसको हम कोट डी आइवरी बोलते हैं। आइवरी एंड घाना आर दी 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर्स, जो कि 50% ऑफ द वर्ल्ड कोका को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। घाना इसके साथ साथ नाइजीरिया भी है ना, कैमरून भी है, बट हाँ उतने ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करते जितना आइवरी कोस्ट और घाना प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ द प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारे पास जो नदियाँ प्रयागराज से नीचे मतलब डाउन स्ट्रीम में ज्वाइन करती है, वो हमको बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है भाई हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोशी जो है वो कहाँ पे है, बिहार के अंदर है यार। कोशी जो है वो कहाँ पे है, बिहार के अंदर में है। ठीक है, सौरव अब बिहार बोलते हैं, कोसी तो ये तो गंधक नहीं होगा, पहले तो समझ आ गया, आंसर ए होगा या फिर बी होगा, गंधक। ठीक है, कोसी के पहले है, उसके बाद घाघरा पहले कि गोमती पहले है भाई। तो हमारे पास 4 नदियाँ हो गई। ठीक है, 4 नदियाँ में ये कोशी हो गया, ये गंधक हो गया। अब हमको बात करें कि गोमती पहले कि घाघरा पहले है, तो पहले हमारे पास कौन है भाई, यहाँ पे घाघरा है और यहाँ पे गोमती नदी है। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, पहले गोमती, फिर घाघरा, फिर गंधक, फिर कोसी, मैप में देख लेते। तो ये देखो भाई, ये हमारे पास कोसी नदी हो गया, ये हमारे पास गंधक, ये हमारे पास घाघरा, ये भी बोल सकते हैं ये घाघरा नदी, एंड यहाँ पे ये गोमती। तो ठीक है, जो सीक्वेंस होगा वो होगा गोमती, फिर घाघरा, फिर गंधक,
फिर कोसी। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है भाई रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। बिल्कुल सही बात है, रेनफॉल एक रीजन है वेदरिंग ऑफ रॉक का, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी सही है। रेन वाटर के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है ना, एंड अमोनियम नाइट्रेट होता है। ये साफ आपस में क्या बनाते हैं, थंडरस्टॉर्म बनाते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसको हेल्प करते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं रेन वाटर इज व्हाट, इट इज एक्सिडिक इन नेचर, एंड यहाँ से ऑक्सीजन है तो इसीलिए इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ये आपको पता होना चाहिए कि रेन वाटर इज एसिडिक एंड ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है। सो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि जो वेदरिंग ऑफ रॉक है वो सही है। सो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, आंसर हो जाएगा ए, हमसे करेक्ट पूछा था। तो क्वेश्चन है भाई हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में किसका किसका बॉर्डर है भाई, देखो नॉर्वे का बॉर्डर है, सही है, जर्मनी का बॉर्डर है, सही है, फिनलैंड का बॉर्डर नहीं है भाई, एंड रशिया का बॉर्डर नहीं है। सो आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब देखते हैं भाई कैसे। देखो ये नॉर्थ सी का बॉर्डर है, एंड नॉर्थ सी के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे क्या है, नॉर्वे है, यहाँ पे ये नॉर्वे हो गया, नॉर्वे के साथ बॉर्डर है, यहाँ पे जर्मनी हो गया, तो जर्मनी के साथ बॉर्डर है हमारे पास नॉर्थ सी का। यहाँ पे रशिया के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, रशिया के साथ कोई बॉर्डर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास जो फिनलैंड है उसके साथ भी बॉर्डर नहीं है ना, नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड इधर आते हैं कुछ, फिनलैंड यहाँ पे है ना। रशिया का भी यहाँ पे एक बॉर्डर है जो कि यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर है रशिया का, नॉट विद द नॉर्थ सी, याद रखना, ठीक है। और हम बोल सकते हैं यूके के साथ भी बॉर्डर है भाई नॉर्थ सी का, जो कि हमसे पूछा नहीं गया है। डेनमार्क के साथ बॉर्डर है, नेदरलैंड के साथ बॉर्डर है, जो कि हमसे पूछा नहीं गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हमारे पास, नॉर्वे एंड जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको क्या करना है भाई, करेक्टली जो मैच है उनको हमको सही बताना है, ठीक है। जो वाटरफॉल्स दिए हैं, कुछ रीजन्स दिए हैं, कुछ रिवर्स दिए हैं। तो क्या पहला स्टेटमेंट जो धुआंधार वाटरफॉल है वो मालवा रीजन में है भाई, देखो ये गलत है। धुआंधार जो वाटरफॉल है वो नर्मदा नदी में बना है, बिल्कुल सही बात है। ये मालवा नदी, मालवा रीजन में नहीं है, ये काइमूर पेनिनसुला में है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। जो हुंदरू जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, बिल्कुल सही बात है। सुबर्ण रेखा नदी के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी सही है। एंड गैरोसोपा जो हमारे पास वाटरफॉल है, क्या वो वेस्टर्न घाट में है, बिल्कुल सही बात है। बट ये नेत्रावती नदी में नहीं बनाया गया है ना, नेत्रावती नदी के द्वारा नहीं बनाया गया है, इट इज बाय दी श्रावती नदी, ठीक है। सो यहाँ पे एक करेक्ट हो जाता है। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 1। तो देखो इस तरह के आपको ट्रेंड से क्या समझ आना है कि आपको जो बेसिक जनरल स्टडीज़ का मतलब क्या होता है, बेसिक हर चीज़ का क्वेश्चन बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक वाइज। याद रखना सबसे आसान तरीका होता है चीज़ों को अच्छे समझने का, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बनाना, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो मैं कर ही रहा हूँ, और भी करेंगे बहुत सारे, ठीक है, जिससे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, चिपक जाते हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चीज़ें जो हमारे पास टफ चीज़ें होती है ना वो हमारे पास दिमाग में चली जाती है। फिर एक क्वेश्चन आया यार हमारे पास, करेक्टली मैच है ना, तो कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ रीजन्स दिए हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस दिए गए हैं, और किस टाइप के माउंटेन है ये हमको बताना है, ठीक है। तो सेंट्रल एरिया जो वोजेस हैं वो सेंट्रल एशिया में है क्या, हाँ देखो भाई पहली बात तो जो वोजेस हैं वो सेंट्रल एशिया में नहीं है, वो फ्रांस के अंदर हैं। वोजेस जो है वो कहाँ पे हैं, फ्रांस के अंदर, ठीक है। और क्या ये फोल्ड माउंटेन नहीं भाई, जो वोजेस हैं दिस आर ब्लॉक माउंटेन्स। यूरोप में एल्प्स हैं क्या, बिल्कुल सही बात है यार, यूरोप में एल्प्स हैं, बट दिस आर नॉट ब्लॉक माउंटेन्स, दिस आर फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। मतलब दो पहाड़ चीज, दो जमीन जो कॉन्टिनेंट से, या फिर दो प्लेट्यू जो थे है ना, जो लैंड एरिया था वो जब टकराया तो फोल्ड होके बने हैं यूरोप में एल्प्स, ठीक है। तो हर चीज़ को हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हर चीज़ को हम डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। बट अभी हम बता देता हूँ कि यार कहाँ पे क्या है। नॉर्थ अमेरिका, हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन्स है, बिल्कुल सही बात है यार। और क्या वो फोल्ड माउंटेन्स है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ अमेरिका में फोल्ड माउंटेन्स हैं। अपलेशियन माउंटेन्स आर व्हाट, यहाँ पे जब कॉन्टिनेंट टकराया तब बने थे, ठीक है। अपलेशियन माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स। साउथ अमेरिका में एंडीज हैं, बिल्कुल सही बात है, दिस आर फोल्ड माउंटेन्स, बिल्कुल सही बात है।
बिकॉज जो एप्लिशियन माउंटेन है वो फोल्डिंग की वजह से बना है। नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका के टकराने की वजह से जो फोल्डिंग हुआ था उसकी वजह से ये बने हैं। एंड वोजेस जो है वो ईस्टर्न फ्रांस में है भाई, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। एंड एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो करेक्टली मैच हमारे पास ओनली 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। देखो भाई एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन ये रहे, ये एंडीज माउंटेन है, ये जो कि क्या है हमारे पास एक फोल्ड माउंटेन है। जो हमारे पास ये जो यहाँ पे स्पेसिफिक जो यहाँ पे जो हमारे पास पेरू नास्का प्लेट है ना, वो यहाँ पे टकराया। जो पैसिफिक ओशन का जो प्लेट है वो यहाँ पे टकराने की वजह से ये बना है, ठीक है। उसके बाद एप्लिशियन प्लेट जब ये अफ्रीका इस नॉर्थ अमेरिका से टकराया था तब बने थे ये। सो दिस आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन। एंड यहाँ पे एल्प्स जो है वो क्या है हमारे पास फोल्ड माउंटेन है। एल्प्स आर ऑल्सो व्हाट, एल्प्स आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन है। बट जो वोजेस है यहाँ पे फ्रांस के अंदर, जो वोजेस हैं फ्रांस के अंदर वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है एक ब्लॉक माउंटेन है। लाइक इंडिया के अंदर ब्लॉक माउंटेन में अरावलीज हो जाते हैं उस प्रकार से, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स यहाँ पे हैं, याद रखना। एटलस यहाँ पे है। देखो ये फ्रांस है भाई, फ्रांस में यहाँ पे ये वोजेस माउंटेन रेंज हो गए, ये एल्प्स हो गए, है ना। ये वोजेस हो गए जो कि कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है। एंड इट इज़ अ ब्लॉक माउंटेन, ओके। तो हमने चीज़ों को देखा है। सो करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, कंसिडर दी फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। कुछ एयरपोर्ट्स के नाम दिए हैं। इन द रिसेंट पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड मतलब क्या, एकदम न्यू। एंड ब्राउनफील्ड मतलब क्या, ब्राउनफील्ड मतलब रिनोवेट, जो पहले से था एग्जिस्टिंग के ऊपर कुछ काम किए हैं, रिनोवेट किया गया है, ठीक है। सो न्यू फील्ड कौन सा है, तो दोनी पोलो एयरपोर्ट जो है वो एकदम नया एयरपोर्ट बनाया गया है भाई, है ना। हमारे पास कहाँ पे है, ईटानगर के अंदर। एंड जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हमारे पास बनाया गया है, ठीक है। तो एकदम नए बनाए गए हैं, एकदम नए एयरपोर्ट्स। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास कन्नूर के अंदर बनाया गया है, दुर्गापुर के अंदर बनाया गया है ना, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो दिस आर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और हमारे पास जो पहले से जो बने हुए हैं उनमें कुछ काम करना, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पहले से बने हुए उनको रिनोवेट करना इज ब्राउनफील्ड। सो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो पहले से बन गया था भाई, उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है वो, क्या वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा गया है विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आप समझना जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी, चीज़ों को पास में रखेगी। तो गैस ही है तो नीचे में ज़्यादा रहेगा, ऊपर में इसका डेंसिटी कम रहेगा। और धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे तो ये ऊपर जाते साथ एल्टीट्यूड जाने के साथ इसका अमाउंट क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। क्या इसका परसेंटेज मैक्सिमम होता है पोल्स में, ना। इसका जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो ट्रॉपिक्स के अंदर होता है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा इवापोरेशन होता है। सो दिस इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे आंसर पूछा गया है भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, कंसिडर दी फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम है। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 15 to 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कौन से टाइप का क्लाइमेट है। तो पहली बात तो 2 चीज़ें यहाँ पे दिमाग में आती है भाई, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है तो इक्वेटोरियल या फिर मराइन वेस्ट कोस्ट, जहाँ पे बारिश होती रहेगी वहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर तो इक्वेटोरियल में भी होता है, बट जो रेंज है वो 50 to 50 सेंटीमीटर हो रहा है। तो कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है यार, ठीक है। इसका मतलब आप समझना कि ये क्या नहीं हो सकता यार, ये हमारे पास इक्वेटोरियल नहीं हो सकता, बिकॉज इक्वेटोरियल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 50 से 250 तक वेरी नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑन शोर विंड्स होते हैं, माउंटेन, सपोज करो अपर वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो मैराइन वेस्ट कोस्ट इन्वायरमेंट, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एनुअल एंड डेली रेंज टेम्परेचर कम होता है ना, बहुत ज़्यादा इन द सेंस इक्वेटर के मुकाबले कम होता है यार, बिकॉज इक्वेटर में तो 250 प्लस होगा, 180 to 250 ऐसा रेंज में रहता है यार, ठीक है। सो ये तो हमारे पास इसके हिसाब से मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट बता रहा है ये। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स के बारे में करेक्ट बताना है। इट इंक्रीज विद द वेलोसिटी इन, ओके, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है यार। जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो विंड वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, और वो इक्वेटर में क्या होता है, जीरो होता है, पोल में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे क्या पूछा, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है यार। इसलिए तो आप देखना कोई इस वीडियो में इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है तो आप जाके ना नल का ढक्कन खोलोगे तो पानी ऐसे नहीं घूमता, ठीक है। सो करेक्ट हमसे आंसर पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। हमसे पूछा गया है ऑन 21 जून एवरी ईयर, 21 जून हर साल में, ऑन 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन 12 आवर्स, किस लैटिट्यूड में सनलाइट 12 आवर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑन 21 ऑफ जून हमारे पास अर्थ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे सन होगा। तो सन का जो रे पड़ेगा ना भाई, ये हमारे पास आर्टिक सर्कल हो गया, ये हमारे पास इक्वेटर हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो जो 20 डेज से भी जो ज़्यादा सनलाइट 12 आवर्स जो ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, कैंसर के अंदर, टॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, आर्टिक सर्कल के अंदर, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के अंदर हमारे पास क्या लगेगा, 12 आवर्स से ज़्यादा डे सनलाइट रहेगा, बिकॉज जो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है जो नॉर्थ वाला, बिकॉज हमारे पास जो एक्सिस है ना भाई वो रोटेटेड है कि नहीं है, बिल्कुल रोटेटेड है यार, 23.4 डिग्री। इसीलिए हमारे पास दो जगह टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के अंदर 12 आवर्स से ज़्यादा सनलाइट मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और 4 डी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड, ठीक है। हमारे पास इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से एक ऐसा रीजन है जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड है, या फिर पीटलैंड बोल सकते हैं, जहाँ पे कार्बन स्टोरेज होता है, विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। और ये जो पेटलैंड्स होते हैं वहाँ से क्या निकलता है भाई, कार्बन निकलता है। सो इसको बोलते हैं कि ये 3 साल के जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है वो होल्ड करता है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। अगर इस पिटलैंड का यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो ग्लोबल क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स दिस रीजन, तो इसमें से कौन सा रीजन है ये। तो हमसे रीजन के बारे में पूछा गया है, तो भाई देखो जो कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो बेसिन जो है वो वर्ल्ड का ऐसा लार्जेस्ट हमारे पास बेसिन है ना, जो कि एब्जॉर्ब करता है मोर कार्बन देन इट एमिट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, है ना, यहाँ पे बताया है कि देखो भाई जो कॉन्गो बेसिन है दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट कार्बन रिजर्व करता है, और सब ऐसे समझना कि ये जो कार्बन एमिट करता है ना उससे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो 3 years जो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वलेंट टू व्हाट, ये कितना कार्बन स्टोर करता है, अराउंड 29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन स्टोर करता है, जो कि दुनिया में जितने एमिशंस होते हैं ना भाई वो उसके इक्वलेंट है। तो अगर हमने इस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे हमने डैमेज कर दिया, तो हमारे पास जो ग्लोबल क्लाइमेट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्गो बेसिन। क्वेश्चन नंबर 17 है यार, विद रेफरेंस टू पर फ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस। हमको क्या पूछा है, पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस एंड परफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस के बारे में पूछा है, दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, है ना। इनको क्या किया जाता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकिंग मटेरियल्स। ये जो पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस है PFAS है, ये पानी में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं, और जो फूड पैकिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। क्या कि ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है यार। एंड PFAS दैट इज पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट, ये भी सही है, आसानी से डिग्रेड नहीं होते, बिकॉज इट इज समथिंग, है ना, ये पॉलीमर्स होते हैं। persistent exposure to polyfluoroalkyl substance can lead to bioaccumulation in animal bodies। ये अगर इसका हमारे पास persistent exposure हो गया तो क्या bioaccumulation हो जाएगा एनिमल बॉडीज के अंदर, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट और कंसिडर द फॉलोइंग, कुछ स्पीसीज दिए हैं भाई, लाइक कैराबिट, बीटल, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वास्प। पैरासाइटोइड, हमसे क्या क्वेश्चन ने पूछा है, पैरासाइटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ दी और हाउ मेनी ऑफ दी अब काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन जो ऑर्गेनिज्म की लिस्ट है इसमें पैरासाइटोइड स्पीसीज जो है, इनमें पैरासाइटोइड स्पीसीज जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है,
ठीक है। तो क्या जो कैराबिड बीटल्स है वहाँ पे पैरासाइटेड स्पीसीज पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं भाई। एग्जाम्पल इस कैलोप्टेरा, ठीक है ना। जो कैराबिड बीटल्स के अंदर हमारे पास जो कोलेप्टेरा है, इसके अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं? पैरासाइटेड स्पीसीज पाए जाते हैं, है ना, कैलोप्टेरा के अंदर। क्या सेंटीपीड के अंदर? ना, सेंटीपीड आर दी पार्ट ऑफ व्हाट? दे आर दी पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे कोई पैरासाइटेड स्पीसीज नहीं पाया जाता। फ्लाइज के अंदर हमारे पास पैरासाइटेड स्पीसीज पाए जाते हैं बिकॉज, है ना। एंड टर्माइट्स के अंदर दे डू नॉट बिलोंग टू पैरासाइटेड स्पीसीज। यार हमारे पास ये जो होते हैं ये डेट्राइटियोफेगस होते हैं। क्या होते हैं ये? डेट्राइटियोफेगस होते हैं। जो वास्प होते हैं वो भी पैरासाइटेड स्पीसीज के अंदर आते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास पैरासाइटेड स्पीसीज क्या होते हैं भाई? इवोल्यूशनरी इकोलॉजी के अंदर बात करें तो पैरासाइटेड इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द होस्ट एट द होस्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। होस्ट के खर्चे पे वो उसके साथ एसोसिएशन में जीते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटेड स्पीसीज बोलते हैं। इवेंचुअली रिजल्टिंग इन व्हाट, है ना, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द होस्ट, ठीक है। एंड ये जो पैरासाइटेडिज्म है इज वन ऑफ द मेजर 6 इवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजीज थी, है ना। जो पैरासाइटिज्म में जो 6 इवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजीज थी उसमें ये भी था भाई एक, ठीक है। हमारे पास ये जो है ना, जैसे कि हमारे पास जो कैलोप्टेरा है बीटल्स के अंदर वो रहता है भाई किसी भी होस्ट में। फ्लाइज जो है वो होस्ट पे डिपेंडेंट है, वॉस्प जो है वो होस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 2 3 3 ओनली 3 स्पीसीज आर दी पैरासाइटेड स्पीसीज। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, कंसिडर दी फॉलोइंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग टू दी पी फैमिली, ठीक है। पी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ग्राउंड नट बिलोंग करता है, बिल्कुल सी। पी फैमिली मतलब क्या है भाई? फैबेसी, ठीक है। फैबेसी से बिलोंग करते हैं भाई ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन। तीनों के तीनों जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं भाई? फैबेसी से बिलोंग करते हैं। बिकॉज यहाँ पे फैबेसी वाले जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमसे पूछा गया कि ग्राउंड नट के अंदर हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके रूट्स में बिल्कुल पाया जाता है भाई। जो बीन्स हो गए, पीस हो गए, लेंटिल्स हो गए, सोयाबीन हो गए, ये हमारे पास किसके पार्ट है ना, ये हमारे पास बोल सकते हैं फैबेसी फैमिली के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये हॉर्स ग्राम इज नथिंग बट दिस आर लेंटिल्स, सोयाबीन इसके अंदर आते हैं, बीन्स आते हैं, ग्राउंड नट आता है, ठीक है। तो ग्राउंड नट लोग कंफ्यूज हो गए ना, ग्राउंड नट तो नहीं पढ़े, पीस तो पता है लेकिन ग्राउंड नट है कि नहीं, लेकिन ग्राउंड नट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैबेसी फैमिली, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा सी, ऑल 3 आर पार्ट ऑफ द फैबेसी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर वर्मिन कैटेगरी में रख दिया गया है क्या हमारे पास, जो क्या बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, इट इज़ करेक्ट। एंड द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अनदर एनिमल ना। देखो भाई, पहली बात तो ये जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है वो फ्रूगीवोरस है। फ्रूगीवोरस का मतलब क्या है? ये हमारे पास फल खाता है, फ्रूट्स खाता है, नेक्टर, है ना, जो फ्लावर के बीच में जो नेक्टर होता है वो लेता है, ये फ्लावर्स पे फीड करता है, नॉट ऑन द ब्लड ऑफ द एनिमल, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 21 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, सिसाडा, फ्रॉग हुपर, पॉन्ड स्केटर्स। ये क्या है भाई? ये दिस आर इंसेक्ट। ये सारे के सारे क्या हैं? इंसेक्ट हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर नॉट बर्ड, दे आर नॉट फिश, दे आर ऑल इंसेक्ट, ठीक है। सो इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन था भाई। सबके पास कितने लैक्स होते हैं पानी में चलने के लिए? कुछ कुछ है ना जम मारते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर। सो स्टेटमेंट क्या हुआ? मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। च्यूइंग गम्स होते हैं, दे आर सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है यार। मैनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे च्यूइंग गम्स ऐसे हैं जिनमें जो प्लास्टिक है वो गम बेस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट है, गम बेस के फॉर्म में प्लास्टिक इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो तो क्या कर रहा है भाई? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमसे करेक्टली मैच पेयर्स पूछे गए हैं। कुछ कंट्रीज दिए हैं और एनिमल वहाँ के नेचुरल हैबिटेट में जो पाए जाते हैं वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो जो हमारे पास ब्राज़ील है वो इंद्री में पाया जाता है क्या? नो। जो ब्राज़ील है वो मेडागास्कर के अंदर पाया जाता है भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्पीसीज इन न्यूज से आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड इंडोनेशिया में अल्क पाया जाता है क्या? नो, अल्क इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका।
एंड कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया एंड नॉट इन इंडोनेशिया। मेडागास्कर, बोनोबो जो है वो मेडागास्कर में पाया था क्या? नो, इट इज फाउंड इन कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन, या फिर आप बोल सकते हो इन दी अफ्रीका। सो यहाँ पे करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच कोई सा भी नहीं है, आंसर इन डी। तो ये आप समझ सकते हो ये स्पीसीज इन न्यूज से है भाई। तो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास वो सारी स्पीसीज जो न्यूज में उसको अच्छे से कवर करना है अपने को। क्वेश्चन 24 क्या है भाई? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। हमको बात किसी करनी है यार, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत बात है? इट इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टेकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। बिल्कुल सही बात है यार। ये जो इनिशिएटिव्स हैं लाइक वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट समिट है ना, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, ये सब किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का। बिल्कुल सही बात है, जिससे सैनिटेशन को हम प्रमोट कर सकें। द मेन फंक्शन ऑफ इट्स और द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू द लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंड देना इसका काम है क्या? नो, ये जनरली क्या करता है? एजुकेशन में फोकस करता है, पैसा देने का काम नहीं करता भाई। ठीक है, सो थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A1, करेक्ट हो जाएगा A2 ओनली। क्वेश्चन 25 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। लायन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। जो लायन होता है क्या उसमें ब्रीडिंग सीजन होता है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई कि लायन का कोई भी पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। ठीक है, जो लायन होता है डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, बिल्कुल सही बात है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। बिल्कुल सही बात है, जैसे बाकी जितने भी बड़े बड़े बिल्लियाँ हैं वो दहाड़ते हैं, लेकिन चीता उनमें से एक ऐसा बिल्ली है जो कि नहीं दहाड़ता। बिल्कुल सही बात है। अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय स्केंट मार्किंग। देखो भाई, लियोपर्ड जो है ना, मतलब लियोपर्ड नहीं, लेपर्ड बोलते हैं, वो अपना मार्क करता है भाई टेरिटरी को कि ये यहाँ से यहाँ तक का दायरा मेरा है, तो डज नॉट मार्क बुरा गलत बात है। लायन जैसे बोलता है कि ना भाई यहाँ से यहाँ तक दायरा मेरा है, उसी प्रकार का जो लेपर्ड होता है ना, जो हम लोग बोले तेंदुआ जो होता है, वो भी एक तरह से क्या करता है, यहाँ पे अपना टेरिटरी को मार्क करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखो ये कोई पढ़ता नहीं है, बट इस तरह क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंट गेस करना पड़ता है यार। दो चीज़ों में 50-50 वाले ऑप्शन होते हैं, उसमें करेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज 1 और 2 तो जनरली लोगों को पता होता है। ठीक है, 3 को आप क्या करो, कट करके हमारे पास एलिमिनेट कर दो, सही भी होगा गलत होगा तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा 1 एंड डी की कंफ्यूज होकर 50-50 में अक्कड़ बक्कड़ करके लगा देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 26 है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। जो 100 मिलियन फार्मर्स है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कि 100 मिलियन का जो फार्मर है ये है क्या? It is a platform for accelerating the transition toward food and water system that are net zero carbon and nature positive and that remain or that aim to increase the farmer resilience। बिल्कुल सही बात है ना। ये 100 मिलियन फार्मर जो है ना, बायर को बढ़ाने की बात नहीं करता, फर्टिलाइजर से रिलेटेड नहीं है भाई। कि जो इंटरेस्टिंग या फिर जो सपोर्ट, जो हमारे पास है कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरेस्ट करे, सपोर्ट करे, स्ट्रेंथन करे डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, उसकी बात भी नहीं करता। ये हमारे पास वैसी बात करता, 100 मिलियन फार्मर एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बात करता है कि हमको क्या करना है भाई, एक नेट जीरो ऐसे फार्मिंग करना है, फूड एंड वाटर सिस्टम इस प्रकार से डेवलप करना है कि हमारे पास नेट जीरो एमिशन हो, एक नेचर पॉजिटिव अप्रोच हो, हमारे पास इंक्रीज करें फार्मर रेजिलियंस को। ये हमारे पास 100 मिलियन फार्मर बात करता है। तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना भाई। सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू एक्सेलरेट व्हाट, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू एक्सेलरेट ट्रांजिशन फॉर टूवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम। ठीक है, और एक चीज़ और है भाई, जो 100 मिलियन फार्मर इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है ना, क्वेश्चन 27 है भाई। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। इनमें से कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स हैं भाई? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं भाई? दिस आर डिसेंट्रलाइज्ड मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजीज जो कि लोकेटेड होते हैं क्लोज टू द पॉइंट ऑफ यूज, मतलब जहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके पास। सो दे आर व्हाट, दे आर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ठीक है, जो कि जनरेट करते हैं एनर्जी, है ना, फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, या फिर स्टोर करता है एनर्जी को, है ना। जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स आर एनर्जी स्टोरिंग, ये एनर्जी है ना, स्टोरिंग एनर्जी के साथ रिलेटेड है, या फिर रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जहाँ पे सपोज करो यूज करना है, उसके पास में जो सोर्स है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। तो बैटरी स्टोरेज जो है एक तरह से स्टोरेज एनर्जी में आ रहा है, बिल्कुल। बायोमास जनरेटेड एक तरह से हमारे पास एनर्जी जनरेट कर रहा है भाई, पॉइंट ऑफ यूज के पास में है। फ्यूल सेल भी बिल्कुल। एंड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट, ये भी नंबर से रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा है, जहाँ पे इस्तेमाल करना है, सपोज करो घर में इस्तेमाल करना है तो उसके पास में है। तो ये भी एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स का पार्ट है। So all four, that is battery storage, biomass generator, fuel cell, rooftop solar photovoltaic units are the part of distributed energy resource. एक क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्वेश्चन 28 है, which one of the following so a unique relationship with an insect that co-evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree. ठीक है, एक ऐसा इंसेक्ट जो किसी पर सिर्फ इस ट्री को पॉलिनेट कर सकता है, ऐसा कौन सा यूनिक रिलेशन है भाई? ये वास्प और हमारे पास देखने को मिलता है फिग के बीच में। ठीक है, एनसीईआरटी का है, 12th एनसीईआरटी। क्वेश्चन 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द आर पॉइजनस स्पीसीज अमॉन्ग देम। इनमें से कौन कौन से पॉइजनस स्पीसीज हैं, मतलब इनमें से कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिनके अंदर पॉइजनस स्पीसीज पाए जाते हैं, मतलब फिश कैटेगरी के अंदर पॉइजनस स्पीसीज पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल। बटरफ्लाइज के अंदर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल। आप समझना, देखो फ्रॉग एंड बटरफ्लाई में तो पता रहता है, बट हाँ फिशेस के अंदर जो पफर फिश है वो क्या है भाई? पॉइजनस फिश है। इसका एग्जांपल की बात करें तो फिश के अंदर पफर फिश, ठीक है। फ्रॉग के अंदर हमारे पास जो डार्ट फ्रॉग होता है ना, वो पॉइजनस होता है, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। एंड बटरफ्लाइज के अंदर हमारे पास जो बटरफ्लाई के अंदर आप बात करोगे, कैटरपिलर जो होते हैं ना, वो जनरली पॉइजनस होते हैं, मतलब जो कंज्यूम करते हैं कैटरपिलर्स को वो। सो इसके अंदर तो तीनों के अंदर हमारे पास पॉइजनस स्पीसीज पाई जा रही है। आंसर हो जाएगा सी, ऑल थ्री हैव पॉइजनस स्पीसीज अमॉन्ग देम। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, हाउ मेनी ऑफ दी अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। इनमें से कौन कौन से ट्रीज जो है वो नेटिव टू इंडिया है भाई? देखो जो रेड सैंडल्स है वही नेटिव है ना, जो कि हमारे पास जो शायरसलम जो जंगल है हमारे पास उसमें एंडेमिक है। बाकी केशू नट इज़ नॉट एंडेमिक इंडिया, बिकॉज जो काजू है वो ब्राज़ील से ओरिजिन रखते हैं, और जो पपाया है वो सेंट्रल अमेरिका से ओरिजिन रखता है। दे आर नॉट नेटिव टू इंडिया, ओनली वन, दैट इज रेड सैंडल्स जो है, लाल चंदन जो है वही ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है भाई, रायलसीमा रीजन। ठीक है, बाकी जितने भी वो एंडेमिक नहीं हैं, इसलिए बहुत महंगा है। पुष्पा वाला जो चंदन है वो रेड सैंडल्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजीज की बात करनी है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स। क्या ये फिजन से एनर्जी जनरेट करते हैं भाई ना? जो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं यहाँ पे, दे आर नॉट मिनिएचर रिएक्टर्स, है ना। दे यूज़ जो डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ना, जो डीके दो चीज़ को फिजन करके यहाँ पे ये एनर्जी जनरेट नहीं करते। नाम से ही समझ आ रहा है रेडियो आइसोटोप रिलेटेड है समथिंग। तो रेडियो आइसोटोप जो हमारे पास डीके होने से जो एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना, जो डीके होता है रेडियो आइसोटोप का, तो डीके से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास ये उसको इस्तेमाल करते हैं, एंड नॉट फिजन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट इज इनकरेक्ट तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा बी, हमसे करेक्ट पूछा गया है। सो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द वेपन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो वेपन डेवलपमेंट है ना, उसमें इस्तेमाल, है ना, उसमें हमारे पास प्लूटोनियम 238 मिलता है, जैसे कि हमारे पास फिजन से, है ना, तो वो हमारे पास इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से, बिकॉज प्लूटोनियम 238 रेडियो आइसोटोप है ना। और ये भी क्या करेगा, यहाँ पे डीके होगा, जब ये डीके होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, इसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे यार। क्वेश्चन 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो वो गलत है, बिकॉज जो जाइंट स्टार होते हैं दे लिव लेस, है ना, दे हैव शॉर्टर लाइफ देन ड्वार्फ स्टार ड्यू टू हायर रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जो जाइंट स्टार होता है उसमें फ्यूजन का जो रेट है
वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका लाइफ क्या होता है, कम होता है। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार, जायंट स्टार हैज़ अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। बिल्कुल सही बात है यार, जायंट स्टार के पास ज़्यादा रेट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, बिकॉज हमारे पास जो रेट ऑफ फ्यूजन है ना स्टार्स के अंदर, वो डायरेक्टली प्रमोशनल होता है टू द मास एंड साइज। तो जायंट स्टार में फ्यूजन ज़्यादा होगा तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा। हमसे करेक्ट पूछा गया है, हमारे पास फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो सीधा आंसर क्या होता है, डी। क्वेश्चन 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट द ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल है भाई, उसको डायलेट कौन करता है इनमें से, है ना, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा और डायलेट करेगा ब्लड वेसल, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वासोडाइलेटरी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एनेस्थीसिया के लिए दिया जाता है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, इनका कोई भी, पेंटोऑक्साइड, इनका कोई भी लेना देना नहीं है वासोडाइलेशन से, है ना। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल को, जो स्मूथ मसल्स उनको रिलैक्स कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, है ना, बीपी कम हो जाएगा। तो बीपी कम करने के लिए या फिर ब्लड वेसल में फ्लो बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। सीरियस हार्ट अटैक में इस्तेमाल करते हैं जनरली। क्वेश्चन 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार बी यूज। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में रेडार का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, जो नारकोटिक्स करके के लिए जा रहा है कोई भी पैसेंजर, है ना, उसमें हम रेडार का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज ये किस पे बेस होता है, रेडियो एमिट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है और वहाँ पे वापस से डिटेक्ट करता है। ठीक है, सो ये पैसेंजर्स जेब में नारकोटिक डाल के जा रहा है तो उसके स्किन और ये नारकोटिक में थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, उतना डिटेक्ट नहीं कर सकता इसको। मॉनिटरिंग और प्रिसिपिटेशन, बिल्कुल सही बात है, बारिश हो रही है, उसको सपोज करो बारिश हो रही है, यहाँ पे रेडार फेंके टकरा के वापस आएगा तो हाँ समझ जाएंगे कि हाँ भाई बारिश कितना हुआ है, कहाँ हुआ, ये पता कर सकते हैं। एंड टेकिंग ऑफ द माइग्रेशन ऑफ एनिमल, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एनिमल अगर माइग्रेट हो रहा है कहीं पे तो उसको ट्रैक करा के वापस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे, है ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, वेदर मॉनिटरिंग में इस्तेमाल करते हैं जनरली रेडार्स को। तो नारकोटिक्स डिटेक्शन में हमारे पास, है ना, मेटल डिटेक्टर्स या फिर कुछ अलग प्रकार के यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारे पास करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 35 है भाई, हाउ मेनी आर देयर कंसीडर्ड एज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इनमें से कौन सा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये हमसे पूछा गया है। तो राफेल क्या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है भाई, ना, इट इज़ 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। MiG-29 इज ऑल्सो 4th जनरेशन फायर एयरक्राफ्ट एंड तेजस MK1 इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। हमारे पास अगर हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास F-22 जो है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, रैप्टर जो है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, F-35 लाइटनिंग 2 वो हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ठीक है, दिस आर ऑल 4th जनरेशन। तो इनमें से कौन सा 5th जनरेशन बोले तो नॉन ऑफ दी अबव आर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है भाई, इन विच द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। इनमें से कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजेल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स में हाइड्रोजेल इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। मोबाइल एयर कंडीशनिंग, जो मोबाइल के अंदर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें भी हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, कूलिंग पर्पज़ के लिए। एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। देखो ये सर आसान क्वेश्चन है, बिकॉज इन तरह के क्वेश्चन में जनरली यूजेस वाले क्वेश्चन में ना हर ऑल ऑफ दी इतिहास में आप देखोगे तो शायद क्वेश्चन में जनरली ए 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट, ऐसे वाले आंसर्स होते हैं यार। क्वेश्चन 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके एग्जॉस्ट पाइप में क्या निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है ना, जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे वाटर वेपर्स निकलेंगे यार, है ना।
बिकॉज यहाँ पे जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है भाई। जब हाइड्रोजन बर्न करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये वाटर देगा प्लस हीट जनरेट करता है, और हीट का हीट मतलब यहाँ पे ये एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है ये किसके टर्म पे इस्तेमाल किया गया था? तो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, हमारे पास जो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर्स हैं दे आर नथिंग बट दिस आर एनर्जी स्टोरेज, क्लीन एनर्जी स्टोरेज है ना, तरीके हैं फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी स्टोरेज, जिसमें हम क्या करते हैं है ना, सोलर एंड विंड पावर का एक ग्रेडियंट होता है भाई। टेक्नोलॉजी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सरप्लस एनर्जी को एट द टाइम ऑफ लो डिमांड एंड रिलीज इट ऑन द टाइम ऑफ हाई डिमांड, इसीलिए बोलते हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज है। समझना, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर जो है ना, कुछ नहीं है भाई, आप इस पानी के साथ रिलेट करोगे हाँ तो बोल सकते हो कि दो टाइप के होते हैं ये, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ठीक है, तो ये जब जरूरत नहीं होती तो उस समय एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और जब जरूरत होती है उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से दिस आर लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ओपन लूप में क्या होता है भाई, दो टाइप के होते हैं, open loop and closed loop with either an upper or lower reservoir that is continuously connected to a naturally flowing water source such as river। ओपन लूप में क्या होता है, रिवर के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड हमारे पास क्लोज लूप में क्या होता है, रिवर के साथ कनेक्टेड नहीं होते भाई। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस पावर फ्रॉम द वाटर पंप टू अपर रिजर्वायर विदाउट सिग्निफिकेंट नेचुरल इनफ्लो। हमने क्या किया, रिजर्वायर में ऊपर पंप कर दिया, फिर उसके बाद जो नीचे पानी आ रहा है वहां से हमने एनर्जी जनरेट किया, तो नो नेचुरल फ्लो यहाँ पे होता है, मतलब नेचुरल फ्लो नहीं होता। जैसे ओपन लूप में नेचुरल फ्लो होता है उस प्रकार का इसमें नेचुरल फ्लो नहीं होता। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, न्यूज में था भाई। क्वेश्चन नंबर 39 है भाई, हमारे पास पूछा गया है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स के बारे में है ना, इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, वेस्ट एनर्जी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना, वेस्ट वाटर जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है ना, जिसमें हमारे पास स्लज होता है ना भाई, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, उस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को ट्रीट करने के लिए है ना हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। वहां से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 40 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो जो कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशंस हैं वो क्या के इंस्ट्रूमेंट है भाई, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट मतलब क्या, यहाँ पे एक बोरोवर होगा एक लेंडर होगा है ना, जो बोरोवर होगा जो पैसा उधार ले रहा है ना वो लेगा, एंड सपोज एक भी हो गया एंड लेंडर देगा है ना, पैसा ले रहा है ये पैसा दे रहा है, ये लेंडर हो गया पैसा देने वाला, लेने वाला हो गया बोरोवर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन होता है, कोलेट्रल देना पड़ता है यार। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट वर्क्स लाइक अ बॉन्ड वेयर, जो लेंडर बाय करता है, लेंडर जो है वो बाय करता है क्या, कोलेट्रल है ना, जो CBLO है, कोलेट्रल बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस। ठीक है, उसको कौन बाय करता है, उसको जो हमारे पास लेंडर है वो बाय करता है। ठीक है, तो ये मनी मार्केट में एंड बोरोवर को पैसा मिल जाता है, तो ये है हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट मतलब जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। ये मोर देन लेस देन 1 ईयर होता है, ये मोर देन 1 ईयर होता है ना। यहाँ पे जनरली जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एंड यहाँ पे जो बोल सकते हैं कॉरपोरेट्स प्लस हमारे पास जो रिटेलर बायर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कैपिटल मार्केट में दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मार्केट जहाँ शेयर इशू करते हैं, एक सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे शेयर को ट्रेड किया जाता है, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। क्वेश्चन 41 है यार, द टोटल फर्टिलिटी रेट
इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, टोटल फर्टिलिटी रेट कुछ नहीं होता भाई, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ। एक वुमेन जो कि उसके एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज या फिर रिप्रोडक्टिव एज तक कितने चाइल्ड बर्थ कर सकती है, जो कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज जो होता है वो 15 से लेकर 49 ईयर्स तक कितने वो चाइल्ड लाइव बर्थ कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। सपोज एक वुमन 4 बच्चे दे पा रही है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट 4 हो जाएगा। एक वुमन 10 बच्चे दे पा रही है तो 10 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं यार। क्वेश्चन 42 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो एनबीएफसीज हैं, है ना, एनबीएफसीज कैन एसेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। जो एलएएफ है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्या उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सेस कर सकते हैं? ना भाई ना। जो एनबीएफसीज है ना, दे कैन नॉट यूज दी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन इंडिया, है ना, इसको जनरली कमर्शियल बैंक से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बिल्कुल सही बात है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। बिल्कुल सही बात है, डेट के लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर सकता है स्टॉक एक्सचेंजेस। लाइक जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने क्या बनाया भाई, इलेक्ट्रॉनिक डेट बीडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा, डी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 43 है यार, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, इनमें से कौन कौन से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनी ट्रेड कर सकते हैं? भाई बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। पेंशन फंड भी ट्रेड कर सकते हैं, एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 and 3 ऑल कैन ट्रेड इन दी कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। क्वेश्चन 44 है, विच ऑफ दी अबव इज आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड किए जाते हैं? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही बात है। मोटर व्हीकल, बच्चे बच्चे को पता है क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है भाई, करेंसी स्वैप, बिल्कुल सही बात है। करेंसी स्वैप जो है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, लोन्स हो गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, है ना, स्टॉक्स हो गए, वो सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है भाई, है ना। ये जो मोटर व्हीकल है कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी 1 and 3 ओनली। इतना आसान क्वेश्चन आया था भाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, तो आसान आया था इसलिए कटना थोड़ा हाई जाएगा। बट एक चीज़ है भाई कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना आसान आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो वो भी हमारे पास एक फैक्टर है। जब तक कट ऑफ ना जाए तब तक हमको समझना नहीं चाहिए कि क्या होगा, हमको बस ध्यान देना आगे पे, मेंस पे तैयारी करो यार। क्वेश्चन 45 है, विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और सेक्टर्स ऑफ इन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ इकोनॉमी एक्टिविटीज दिए हुए हैं और उनको उसके सेक्टर के साथ हमको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, उनको उनके सेक्टर्स के साथ हमको क्या करना है, मैच करना है। तो जो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो हमारे पास किस सेक्टर में आता है? द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इट फॉल्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज आता है, वेयर हाउसिंग आता है इसमें, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नहीं आता। डेयरी फार्मिंग, बिल्कुल सही बात है यार, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन वो भी टर्शरी सेक्टर के आता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है ना। एंड वीविंग क्लॉथ, आप कहीं भी फैक्ट्रीज बना रहे हो, वीविंग सेक्टर जो है ना, वो हमारे पास बैकबोन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, एंड जो कि एक हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है। बिल्कुल सही बात है यार। तो करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच जाएगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 46 है यार, हमसे क्या पूछा गया, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, है ना। हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स। तो सस्टेनेबल कॉन्टेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। हाउ मेनी और विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल करने के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के इस्तेमाल करने के लिए आप एग्रीकल्चर रेसिड्यू को भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉर्न ग्रेन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेस्ट ट्रीटमेंट स्लज को भी। लोग यहाँ पे क्या सोचे होंगे, नहीं वेस्ट ट्रीटमेंट स्लज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं भाई एविएशन फ्यूल के लिए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड मिल वेस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर रेसिड्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फॉरेस्ट्री रेसिड्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो वेट वेस्ट है जिसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वेट वेस्ट में मैन्योर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैट का, ऑयल का, ग्रीस का, एल्गीज को, ऑयल सीड्स को। तो हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ना यार, जनरली इस तरह के क्वेश्चन में ऑल आंसर ही होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो 1 2 3 4 ऑल कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो देखो ये कॉर्न ग्रेन्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, एल्गी हो गया, फैट, ऑयल, ग्रीस, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, वुड मिल वेस्ट है ना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ना, मैन्योर्स वेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट स्लज, डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फीड स्टॉक। एज अ फीड स्टॉक फॉर व्हाट, फॉर एविएशन है ना, फॉर व्हाट है ना, एज एन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। क्वेश्चन 47 है यार, विथ रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमसे करेक्टली मैच पेयर्स के बारे में बताना है। कुछ आइटम्स दिए हैं, जो फार्मर का जो प्लॉ है, जो हल है, वो क्या है भाई, एक वर्किंग कैपिटल है कि हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है। भाई वर्किंग कैपिटल नहीं है, बिकॉज वो हमेशा उसके पास रहेगा, सो इट इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल। कंप्यूटर हमेशा उसके पास रहेगा तो फिक्स्ड कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। यार्न यूज्ड बाय द वीवर, यार्न मतलब जो वून का इस्तेमाल कर रहा है वीवर है ना, वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं यार, काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद फिर से आएगा वो स्टॉक में, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गया। पेट्रोल इज अ वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, एक दूसरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो दूसरा चीज़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ फिक्स्ड कैपिटल की, एंड हमारे पास वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं हमारे पास फिजिकल कैपिटल में। तो फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल हो गया लैंड हो गया, मशीनरी हो गया है ना, बिल्डिंग्स हो गए है ना, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं ये। और जो वर्किंग कैपिटल हो गया, इसके एग्जांपल में हमारे पास कैश हो गया है ना, हमारे पास इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री में हमारे पास यही आ रहा है पेट्रोल है ना, हमारे पास यान है ना, और हमारे पास रिसीवेबल्स जो होते हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैश रिजर्व होता है भाई वेज को पे करने के लिए, फिर रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, वो वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे। तो करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, दैट इज ये कंप्यूटर वाला एंड पेट्रोल वाला। क्वेश्चन 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेज इज नॉट और मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over the virtual items। तो ठीक है, ये सब चीज़ बात की जा रही है मेटावर्स की भाई, जो कि इंटरऑपरेबल नेटवर्क है भाई 3D वर्ल्ड का, ठीक है। 3D वर्चुअल वर्ल्ड होता है जहाँ पे आप घुस सकते हो, हर आदमी घुस सकता है, वहाँ पे जी सकता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स भी रख सकता है, इसको बोलते हैं मेटावर्स। हमारे पास क्वेश्चन 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यार कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर दी होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। जो होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज होते हैं उसमें कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, गलत बात है। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट है ना, 5 बिलियन, ठीक है। 5 बिलियन जो हमारे पास है ना ओनली ओन बैंकिंग सब्सिडरीज हैं, उनके लिए हमारे पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना। इनिशियल मिनिमम पीरियड ऑफ वोटिंग इक्विटी कैपिटल है भाई वोनली ओन सब्सिडरीज के लिए। फॉर वोनली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज, जिसको हम WOS भी बोल सकते हैं इन इंडिया, एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि जो 1/3 है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडियन नेशनल रेसिडेंट्स होने चाहिए, नॉट लेस देन, और हमारे पास 50% जो होना चाहिए वो शुड भी हमारे पास इंडियंस। तो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 ओनली।
क्वेश्चन 50 है विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR। हमको किसकी बात करनी है भाई? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करनी है। CSR रूल्स स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ CSR। ऐसा CSR जो उनके बेनिफिशियरी को डायरेक्टली फायदा कर रहा है उसको हम CSR कैसे बोलेंगे भाई? वो तो आप अपने लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। एंड CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। देखो भाई, जो हमारे पास CSR रूल्स हैं वहाँ पे ये स्पेसिफाई करते हैं कि मिनिमम स्पेंडिंग कितनी होनी चाहिए, तो डू नॉट स्पेसिफाई बोल गलत बात है, बिकॉज यहाँ पे प्रोविजंस हैं यार। जो नेट वर्थ है हमारे पास उस पर कम से कम होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 500 करोड़। हमारे पास जो टर्नओवर होना चाहिए इट शुड बी मोर देन 1000 करोड़, है ना। एंड हमारे पास नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए वो मोर देन होना चाहिए 5 करोड़। तभी हमारे पास ये सब प्रोविजंस हैं। CSR अप्लाई टू एवरी कंपनी फुलफिलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इनमें से हमारे पास कोई भी कंपनी अगर नेटवर्थ 500 से ज़्यादा है या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा, तो वो CSR रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बाइंडिंग है उसके ऊपर, तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह A1 ओनली।